Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about sales analysis, marketing cost and profitability analysis. ये टॉपिक किसके साथ एसोसिएटेड हैं? सेल्स मैनेजमेंट के साथ. जब हम सेल्स मैनेजमेंट को पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये टॉपिक्स आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल्स एनालिसिस एंड मार्केटिंग कोस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस. तो सबसे पहले ये आए कहाँ से हैं? जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जो सेलिंग का काम करती है. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं. एचआर डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, सेल्स होता है, मार्केटिंग होता है. सो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जिसका काम ही क्या है? पर्सनल सेलिंग करना, यानी कि सामान को बेचना. तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कितना इफेक्टिवली वर्क कर रही है कि क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रही है या नहीं कर पा रही, क्या वो स्टैंडर्ड जो डिटरमाइंड है वैसा काम कर रही है या नहीं कर रही, उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए हम 4 तरीके का एनालिसिस करते हैं. उसके अंदर आता है सेल्स एनालिसिस, कोस्ट एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड प्रोडक्टिविटी एनालिसिस. इन एनालिसिस को परफॉर्म करके हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या हमारी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही. सेल्स एनालिसिस में हम क्या देखते हैं कि क्या हम जितना चाहते थे उतनी सेल्स वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. कोस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस इकट्ठा परफॉर्म होता है जो बताता है कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं और उससे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है. अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो इसका मतलब इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं, बट अगर कॉस्ट ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो इसका मतलब हम इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहे. तो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को फाइंड आउट करने के लिए 4 तरीके का एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है. सेल्स एनालिसिस, कोस्ट एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड प्रोडक्टिविटी एनालिसिस. ये 3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेल्स एनालिसिस के थ्रू हम कैसे इफेक्टिवनेस को आइडेंटिफाई करते हैं और कोस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी के थ्रू कैसे करते हैं. सो फर्स्ट इज सेल्स एनालिसिस. तो सबसे पहले सेल्स एनालिसिस का मतलब क्या है? सेल्स एनालिसिस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन. आपकी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवनेस को कंप्यूट करने का, आइडेंटिफाई करने का एक फैक्टर है सेल्स एनालिसिस. सेल्स एनालिसिस का मतलब क्या है? सेल्स का मतलब कितना सामान उन्होंने बेचा. एनालिसिस उसे इवेल्युएट करना, उसे आइडेंटिफाई करना कि एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कितनी सेल्स कर पा रही है. उस चीज़ को जब आप स्टडी करते हो दैट इज़ नोन एज सेल्स एनालिसिस, ताकि हम ये देख सकें कि क्या जितना हमने सोचा था वैसा हम कर पा रहे हैं या नहीं. अगर हम वैसा ही कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो क्या है? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव है. बिकॉज द पर्पज ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज टू जनरेट सेल्स. एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, देखो नेम ही सजेस्ट कर रहे हैं सेल्स ऑर्गेनाइजेशन. सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का काम ही सेल्स करना है. तो क्या वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर रही है या नहीं कर रही, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? सेल्स एनालिसिस करेंगे. सेल्स एनालिसिस के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने कितनी सेल्स की है, जिससे हम उनकी परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं? इवेल्युएट कर सकते हैं. और जब आप सेल्स एनालिसिस करते हो तो आपको अपनी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस का भी पता चल जाता है कि कौन से प्रोडक्ट को वो बेच पा रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट को वो नहीं बेच पा रहे, किस मार्केट में वो अच्छा काम कर रहे हैं, किस में वो अच्छा काम नहीं कर रहे. ये सारी चीज़ें आप सेल्स एनालिसिस के थ्रू क्या कर लेते हो? आइडेंटिफाई कर लेते हो. तो सेल्स एनालिसिस सिंपल सा क्या हुआ? ये एक मेथड है एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को जानने का, क्योंकि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन काम ही क्या करती है? सेल्स करना ही तो उसका काम होता है, सामान बेचना ही उनका काम है. तो सेल्स एनालिसिस के थ्रू हम ये देखते हैं कि उन्होंने कितनी सेल्स की है, उसका डिटेल्ड इंस्पेक्शन करते हैं ताकि हम उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकें और उनकी इफेक्टिवनेस को फाइंड आउट कर सकें. अब सेल्स एनालिसिस अगर आपको करना है तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कंपनी के नज़रिए से सेल्स वो किस चीज़ को मानती है. जब उसे ऑर्डर मिला तभी उसने मान लिया कि ये सेल्स है, या फिर जब उसने ऑर्डर को डिस्पैच किया कि मुझे 10 बिस्किट्स का ऑर्डर मिला था तब मैं सेल्स मानती हूँ, या फिर जब मैंने उस ऑर्डर को पैक करके कस्टमर के पास डिस्पैच करने के लिए भेज दिया तब मैं उसे ऑर्डर मानती हूँ, या फिर जब मुझे कस्टमर से एक्चुअल में पैसे मिले तब मैं उसे सेल्स मानती हूँ. ये एक ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना होता है कि वो सेल्स किस चीज़ को कंसीडर करती है. जिस भी चीज़ को वो सेल्स कंसीडर करेगी, फॉर एग्जांपल मैं मानती हूँ कि जब मुझे पैसे मिलेंगे तब एक सेल्स पूरी हुई है, तो सेल्स एनालिसिस में मैं सिर्फ उन चीज़ों को, उन प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करूँगी जिसके लिए मुझे पैसे मिल चुके हैं. तो सेल्स एनालिसिस का मतलब क्या है? एक डिटेल्ड इंस्पेक्शन कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी सेलिंग की है, सो दैट हम उनकी इफेक्टिवनेस को जज कर सकें. नाउ फ्रेमवर्क फॉर सेल्स एनालिसिस, कि सेल्स एनालिसिस का क्या फ्रेमवर्क है. तो फर्स्ट इज एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
कि आप सेल्स एनालिसिस जो है वो ओल्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे करो। एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो तो मान लो नेशन वाइड है, इसके अंदर अलग अलग कोई रीजन में काम करता है, कोई हरियाणा में काम कर रहा है, कोई आंध्र प्रदेश में कर रहा है, महाराष्ट्र में कर रहा है, मध्य प्रदेश में कर रहा है, तो ये स्टेट वाइज हो गई। अब हरियाणा के अंदर भी रोहतक में अलग है, गुरुग्राम के अंदर अलग है, हिसार के अंदर अलग है, फिर हिसार के अंदर भी और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अलग है। तो इसका मतलब क्या चल रहा है कि बहुत ज़्यादा लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जो सेल्स एनालिसिस है वो ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ नेशनल लेवल पे कर लिया या सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे कर लिया। कितनी सेल्स हो रही है वो आपको हर लेवल पे देखना पड़ेगा, और उसका रीज़न क्या है, आप क्यों चाहते हो कि हर एक लेवल पे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके पीछे दो रीज़न है। पहला, ताकि आप अच्छे से इवैल्यूएशन और कंट्रोल कर सको, कि आपको हर जगह का पता होगा कि कौन सी, देखो अगर आप सिर्फ ये देखो कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी सेल्स की है वो ज़्यादा अच्छा है, या फिर आप ये देखो कि ओवरऑल ने कितनी की है, उसके बाद उसके अंदर जो अलग अलग रीजन थे उन्होंने कितनी की है, उसके अंदर भी जो डिपार्टमेंट्स थे उसने कितनी की है। तो यहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, यहाँ आपको कमियाँ नहीं पता चल पाएंगी। ओवरऑल आपने मान लो चाहा था कि 20,000 आपकी सेल्स हो और आपके सिर्फ 15,000 हुई है, आप ये देख के रह गए, तो इसका मतलब आप सबके ऊपर करेक्टिव एक्शन लोगे। बट ऐसा जरूरी नहीं है ना कि सबने अच्छा काम ना किया हो। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट था, रीजन था, जिसने अच्छा काम नहीं किया, बाकी सबने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। बट अगर आप ओवरऑल नहीं करोगे तो आप ना तो ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, और ना आप करेक्टिव एक्शन ले पाओगे। इसलिए जो सेल्स एनालिसिस है वो एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, अच्छे से इवैल्यूएशन और कंट्रोल कर सको, और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सको कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है। किसी रीजन में प्रॉब्लम है, किसी ब्रांच में प्रॉब्लम है, एक इंडिविजुअल प्लेस पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहाँ है। तो वो हमारा क्या होता है, एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे डिफरेंट लेवल क्या है, नेशनल लेवल ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल, रीजनल लेवल, सबसे बड़ा नेशनल लेवल होता है, उसके बाद रीजनल लेवल आता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप कर दो, उसके बाद ब्रांच या डिस्ट्रिक्ट लेवल आता है, देन टेरिटरी, इंडिविजुअल। हर एक लेवल पे आपको क्या करना चाहिए, सेल्स एनालिसिस करना चाहिए, ताकि आप अच्छी तरीके से ये आइडेंटिफाई कर सको कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और उसके रिगार्डिंग करेक्टिव एक्शन आप ले सको। अब इसमें आपको क्या करना पड़ता है, हायरार्की में मूव करना पड़ता है। ये नहीं कि ये आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है तो पहले आपने इंडिविजुअल लेवल पे किया, नहीं, सबसे पहले नेशनल लेवल पे करो। कि आपका ओवरऑल गोल था 20,000 यूनिट्स को अचीव करने का, और आपने की हैं 15,000 अचीव। ये आपका क्या हुआ, नेशन वाइड लेवल। उसके अंदर देखो कि अंदर जो रीजन्स थे उन्होंने कितनी की है, किसी ने 5,000 किए हैं, किसी ने 7,000, किसी ने 4,000, किसी ने 3,000, इस तरीके से आपने अचीव किए हैं। और उसके अंदर भी जो डिस्ट्रिक्ट थी उसने कितनी अचीव की है। इस हायरार्की में आप फॉलो करो, मूव करो, कि अगर हम 20,000 अचीव नहीं कर पाए तो एक्चुअल में कहाँ प्रॉब्लम रही है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हायरार्की में मूव करना पड़ता है। तो पहला फ्रेमवर्क क्या था कि जो सेल्स एनालिसिस है वो हर एक लेवल पे होना चाहिए। सेकंड इज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, कि आप सेल्स एनालिसिस अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेल्स भी कर सकते हो। इसका मतलब कि आप टोटल सेल्स ऑफ कंपनी देखोगे, या फिर एक सिर्फ पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स देखोगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अकॉर्डिंग, सिर्फ एक कस्टमर के अकॉर्डिंग, या साइज ऑफ ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी आप सेल्स को एनालाइज कर सकते हो। अगर हम इस मेथड को यूज़ करते हैं तो मैनेजर की एबिलिटी और इम्प्रूव हो जाती है डिटेक्ट करने की प्रॉब्लम को। जैसे कि ये हमारी ओवरऑल मान लो ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम उनकी टोटल सेल्स देख के एनालिसिस करेंगे या फिर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। मान लो वो ऑर्गेनाइजेशन चॉकलेट्स बनाती है और बिस्किट बनाती है, तो हम बिस्किट का अलग से एनालिसिस करें, चॉकलेट का अलग से करें। वो हमारा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कि हम एनालिसिस करेंगे कि बिस्किट कितने बिके हैं, चॉकलेट कितनी बिकी हैं, और फिर ओवरऑल कितनी सेल्स हुई है, इस तरीके से देखना। बाय डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि हमने जो ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन खोला था उससे कितनी सेलिंग हुई है, ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन से, रिटेलर से, होलसेलर से कितनी हुई है, इस तरीके से देखना। कस्टमर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने सेगमेंटेशन की थी जेंडर के अकॉर्डिंग, तो मेल ने कितना खरीदा है, फीमेल ने कितना खरीदा है, या फिर हमने अगर इलिटरेसी के बेस पे की हो तो एजुकेटेड ने कितना खरीदा है, अनएजुकेटेड ने कितना खरीदा है, उस तरीके से एनालिसिस करना। दैट इज अकॉर्डिंग टू कस्टमर क्लासिफिकेशन। या फिर लार्ज साइज़ कितने ऑर्डर आए हैं, स्मॉल साइज़ कितने ऑर्डर आए हैं, मीडियम साइज़ कितने ऑर्डर आए हैं, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, सेल्स को एनालाइज कर सकते हो। तो पहला एनालिसिस क्या था, लेवल के बेस पे, और हमें हर एक लेवल पे क्या करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। दूसरा एनालिसिस है टाइप ऑफ सेल्स के बेस पे, कि किस तरीके की सेल्स के अकॉर्डिंग आप एनालिसिस करना चाहते हो। और थर्ड है
टाइप ऑफ एनालिसिस फ्रेमवर्क। टाइप ऑफ एनालिसिस यानी कि आप डिफरेंट तरीके से अपनी सेल्स को एनालाइज कर सकते हो। पहला, अपनी जो एक्चुअल सेल्स है उसको सेल्स कोटा या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, सेल्स गोल के साथ कंपेयर करना, कि आपका गोल था 20,000 यूनिट्स का और आपने बेची है 15,000, तो आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, अपने गोल के साथ। आप ऐसे एनालिसिस कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, अपने प्रीवियस के साथ कंपेयर कर सकते हो कि इस साल मैं कितनी सेल्स कर रहा हूँ और मेरी पिछले साल कितनी थी। उसके बेस पे आप अपना एनालिसिस कर सकते हो कि मान लो पिछले साल से अगर आप बेटर कर रहे हो तो आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आप इफेक्टिव हो। कंपैरिजन कर सकते हो आप अपने कंपटीटर्स के साथ कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ और मेरा कंपटीटर कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कोलगेट और पेप्सोडेंट है, वो आपस में भी तो कंपेयर कर सकते हैं ना, तो वो हमारा क्या हुआ, कंपटीटर्स के साथ। देन कंपैरिजन विद इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, कि अपनी ही सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ करना कि मेरा एक प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, दूसरा कैसा परफॉर्म कर रहा है, या फिर हमारे डिफरेंट एरिया कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। कंपैरिजन विद सेल्स फोरकास्ट, सेल्स फोरकास्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि मैंने कितना फोरकास्ट किया था कि कितनी सेल्स हो सकती है और एक्चुअल में कितनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग भी एनालिसिस कर सकते हो। अब आपको 2 पॉइंट के अंदर डिफ्रेंशिएट होना पता होना जरूरी है, सेल्स कोटा और सेल्स फोरकास्ट। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, मैं फिर रिपीट करती हूँ। सेल्स फोरकास्ट का मतलब है आपको कितना लगता है कि फ्यूचर में, इसका मतलब आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपकी कितनी सेल्स हो सकती हैं, दैट इज सेल्स फोरकास्ट। और सेल्स गोल का मतलब है कितनी होनी चाहिए, आपका क्या स्टैंडर्ड या क्या आपका ऑब्जेक्टिव है अचीव करने का, दैट इज सेल्स कोटा। तो सेल्स कोटा आपका ऑब्जेक्टिव होता है और सेल्स फोरकास्ट आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं फ्यूचर पीरियड में सेल्स की। तो ये था हमारा सेल्स एनालिसिस। तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए वेरियस एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, जिसमें था पहला सेल्स एनालिसिस, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि सेल्स एनालिसिस का क्या मतलब होता है और उसका क्या डिफरेंट फ्रेमवर्क हम यूज़ करते हैं at all the level according to the different type of sales or different type of analysis. Now marketing cost and profitability analysis, जो cost and profitability analysis है वो इकट्ठा ही परफॉर्म किया जाता है। जैसे सेल्स एनालिसिस जरूरी है इफेक्टिवनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसी तरीके से अगर हम ओवरऑल इफेक्टिवनेस देखना चाहते हैं तो कोस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस को भी कंसिडर करना चाहिए। कोस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हमें क्या बताता है कि हमें जो सेल्स हम कर रहे हैं उसमें कितना हमारा खर्चा लग रहा है, इसका मतलब कितना आउटफ्लो हो रहा है और कितना हमें पैसा मिल रहा है, रिवेन्यू हमारे पास आ रही है, कितना इनफ्लो हो रहा है, उसके बेस पे ये आइडेंटिफाई करना कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका इनफ्लो ज़्यादा होगा मतलब पैसा आ ज़्यादा रहा होगा और जा कम रहा होगा तो आप इफेक्टिव हो, बट आपका खर्चा ज़्यादा है और रिवेन्यू कम है तो आप इनइफेक्टिव हो। तो ये कैसे किए जाते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग कोस्ट फ्रॉम दी रिवेन्यू, कि कोस्ट को रिवेन्यू में से सब्ट्रैक्ट करके आप क्या निकाल सकते हो, अपनी सेल्स की प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हो, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, इफेक्टिवनेस को डिफाइन करते हो। फॉर टेकिंग डिसीजन, क्योंकि हम कोस्ट और बेनिफिट को क्यों कंपेयर करते हैं, ताकि हम ये देख सकें आने वाले टाइम में किसी प्रोडक्ट को हमें रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है या एक्सपेंड करना है। जिसमें हमारा प्रॉफिट होगा यानी कि जिसमें बेनिफिट ज़्यादा होगा उसे एक्सपेंड करेंगे, बट जिसमें लॉस हो रहा होगा उसे हम क्या करेंगे, या तो रिड्यूस कर देंगे या एलिमिनेट कर देंगे। नाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ मार्केटिंग कोस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। तो इसका काफ़ी सिंपल सा प्रोसीजर है कि सबसे पहले तो आप एनालिसिस के पर्पस को आइडेंटिफाई करोगे कि आप कोस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस क्यों कर रहे हो, उसके पीछे आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, कि आप अपनी कोस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हो, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, आइडेंटिफाई करना चाहते हो, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना चाहते हो, अपने उस पर्पस को डिफाइन करना। उसके बाद फंक्शनल या फिर एक्टिविटी एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना। फंक्शनल एक्सपेंसेस बोल दो या एक्टिविटी एक्सपेंसेस बोल दो, एक ही बात है। मेजर एक्सपेंसेस ये होते हैं जब भी आप सेल्स करते हो, उनको आइडेंटिफाई करना। अब कौन कौन से फंक्शनल एक्सपेंसेस होते हैं, वो है सबसे पहला है पर्सनल सेलिंग एक्सपेंसेस, कि आप 1 to 1 जा रहे हो, अपने कस्टमर के पास जा रहे हो, पर्सनली उनसे मिल रहे हो, फिर सेल्स कर रहे हो, वो वाले एक्सपेंसेस हमारे फंक्शनल एक्सपेंसेस में आते हैं। इन 6 के 6 को याद करना बहुत जरूरी है कि फंक्शनल एक्सपेंसेस के अंदर हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो पहला फंक्शनल एक्सपेंसेस क्या है, पर्सनल सेलिंग का। दूसरा, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो या सेल्स प्रमोशन कर रहे हो, उसके एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट तो आपको पता ही है कि कोई भी ब्रॉडकास्ट करना अपनी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, और सेल्स प्रमोशन जैसे कि रिबेट देना, डिस्काउंट देना ताकि आपकी सेल्स बढ़ जाए।
ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस कि आपको ऑर्डर मिला, उसके बाद आपने उसे बनाया, मीन्स मैन्युफैक्चर किया, सेल करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज दिया, ऑर्डर आपको अब कस्टमर तक भेजने तक जितने पैसे आपके लगते हैं वो ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस होते हैं। पैकिंग एंड डिलीवरी एक्सपेंसेस कि उसकी पैकेजिंग करना, प्राइमरी सेकेंडरी पैकेजिंग आपने की, डिलीवरी के जो ट्रांसपोर्टेशन लगी वो सब आपके क्या हैं, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री एक्सपेंसेस यानी कि जहाँ पे आपने अपने सारे प्रोडक्ट को स्टोर करके रख रखा है उस वेयर हाउस को भी तो आप मेंटेन करते होगे, उसका रेंट देना पड़ता होगा, लाइटनिंग वगैरह, उसमें एक्सपेंसेस आते हैं। और इन सारी चीज़ों की बुक्स आप बना के रखते होगे ताकि आपको पता चल जाए कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन भी आप करते हो। तो ये सारे 6 एक्सपेंसेस हमारे एक्टिविटी या फिर फंक्शनल एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। कौन कौन से एक्सपेंसेस? पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड डिलीवरी, वेयर हाउसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो अब हम अपनी प्रोसेस पे वापस जाते हैं। तो पहला स्टेप क्या था? पर्पस को डिफाइन करना कि हम मार्केटिंग कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस क्यों कर रहे हैं। उसके बाद एक्टिविटी एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना कि टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं। देखो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ना वो इन्हीं 6 हेड्स के अंदर आ जाते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सारे इन्हीं के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। जो बाद में अलग से एक्सपेंसेस होते हैं ना, जैसे सैलरी, रेंट है, उनको बाद में इन्हीं में मर्ज कर दिया जाता है, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा। तो ओवरऑल हमारे यही 6 एक्सपेंसेस या 6 हेड होते हैं एक्सपेंसेस की। तो सबसे पहले पर्पस को आइडेंटिफाई करना, फिर मेजर जो हमारे एक्टिविटी या फंक्शनल एक्सपेंसेस हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना। नाउ कन्वर्ट नेचुरल अकाउंटिंग एक्सपेंसेस इनटू फंक्शनल एक्सपेंसेस। मैंने बोला था ना कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो सब इन्हीं के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, इन्हीं 6 हेड्स पे हम काम करते हैं। तो जितने भी हमारे और बचे हुए नेचुरल एक्सपेंसेस हैं उन सबको हमें फंक्शनल के अंदर कन्वर्ट करना होता है। अब कन्वर्जन कैसे होता है? सबसे पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स लिख लो, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दो कि भाई आपको उस सामान को बचाने में कितने पैसे लगे। मान लो सेल्स की आपने 10,000 की, उस सामान को बनाने में आपको लग रहे थे 6,000, तो आपका ग्रोस मार्जिन या ग्रोस प्रॉफिट कितना बचा? 4,000। अब उसमें से ये सब आपके क्या हैं? नेचुरल एक्सपेंसेस। नेचुरल एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या आता है? जैसे सैलरी है, रेंट है, ट्रैवल है, एडवर्टाइजिंग है, टोटल सेल्स एक्सपेंसेस है, सप्लाई है। ये सारे जब आप माइनस कर देते हो, मान लो इसमें आपके टोटल लगे 2,000 रुपये, तो आपका क्या बच गया? नेट प्रॉफिट जो आपने एक्चुअल में अर्न किया दैट इज 2,000 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या है? ये जो आपके नेचुरल एक्सपेंसेस हैं अब हमें इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने एक्टिविटी एक्सपेंसेस में, क्योंकि एक्चुअल में यही 6 हेड हैं जो वर्क करते हैं। तो कन्वर्जन कैसे होता है? पहले हम क्या करेंगे? ये परफॉर्म कर देंगे, यानी कि ये बना लेंगे कि हमारे नेचुरल एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, और उसके कन्वर्जन के लिए क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे हम अपने, इधर लिखेंगे सारे नेचुरल एक्सपेंसेस को जो जो हमारे लगे हैं, और इधर लिखेंगे उन 6 हेड को जिसके अंदर हमें मर्ज करना है। तो मान लो सैलरी हमारी 11 लाख, रेंट इतना 3,50,000, ये जितना भी हमारा अमाउंट है इसको हमें इन्हीं के अंदर मर्ज करना है। मर्ज का मतलब क्या है कि पर्सनल सेलिंग है, एडवर्टाइजिंग है, वेयर हाउसिंग है, ऑर्डर प्रोसेसिंग है, जो हमारे 6 हेड हैं उन्हें कोई ना कोई पर्सन से ह्यूमन रिसोर्स ही परफॉर्म कर रही होगी ना। तो अगर आपके सैलरी के 11 लाख खर्च हुए हैं तो वो इन्हीं में से किसी ना किसी हेड के अंदर खर्च हो रहे हैं कि 6 लाख सैलरी आपने पर्सनल सेलिंग वालों को दी है, 1.5 लाख आपने एडवर्टाइजिंग वालों को दी है, 1 लाख आपने वेयर हाउसिंग वालों को दी है। तो जितने भी एक सारे खर्चे हैं उन्हें इन 6 हेड के अंदर हमें क्या कर देना पड़ता है? डिवाइड कर देना पड़ता है। तो सैलरी मान लो हमारी 11 लाख थी, तो जितने भी हमारे वो 6 हेड हैं यहाँ पे हमें वो लिख लेने हैं, और उसके अंदर जिस हेड में जितनी सैलरी दी है उसको लिख देना। तो उनका टोटल हमारा 11 लाख आ जाएगा। इसका मतलब हमने कन्वर्ट कर दिया। अब रेंट को कन्वर्ट करेंगे कि हमने रेंट दिया 3,50,000, तो उसमें पर्सनल सेलिंग का जो काम हो रहा था उस एरिया का रेंट था 1 लाख, एडवर्टाइजिंग का 40,000, वेयर हाउसिंग का 1,40,000, और ऐसे सबका रेंट उसको डिफाइन कर देंगे। देन टेलीफोन के अगर जो टोटल चार्जेस हैं नेचुरल एक्सपेंसेस के उनको भी इनमें फंक्शनल में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे ही ट्रैवल, जितने भी हमारे नेचुरल एक्सपेंसेस होंगे उन्हें हमें किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर देना है? इन्हीं 6 हेड के अंदर कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि पैसे जो लगे हैं वो सारे यहीं लगे हैं। जितने भी पैसे लगे हैं, चाहे वो सैलरी के हो, रेंट के हो, वो इन्हीं एरिया में, इन्हीं डिपार्टमेंट में लगे हैं, इन्हीं 6 हेड में लगे हैं, जिसको हमें क्या करना पड़ता है? डिफाइन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया?
पर्पस को डिफाइन किया, फिर 6 हेड्स को आइडेंटिफाई किया कि 6 एक्टिविटी एक्सपेंसेस कौन से हैं, फिर जितने भी नेचुरल एक्सपेंसेस हैं उनको उन 6 एक्टिविटी एक्सपेंसेस के अंदर डिवाइड कर दिया क्योंकि पैसे वही लग रहे हैं। फिर क्या करो, जो आपके पैसे लगे हैं अब उसे आप अपनी मार्केटिंग यूनिट पे एलोकेट कर दो कि आपका मान लो एक चंडीगढ़ में एक दिल्ली में, तो उनको एलोकेट कर दो उनके जो जो पैसे लगे हैं और उसके बेस पे उनका बेनिफिट और कॉस्ट को कंपेयर कर लो कि नेट प्रॉफिट आ रहा है या नेट लॉस आ रहा है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप इफेक्टिवली वर्क कर रहे हो या नहीं कर रही। तो सबसे पहले पर्पस को आइडेंटिफाई करना, फिर एक्सपेंसेस जो है आपके 6 हेड उन्हें आइडेंटिफाई करना कि मेजर 6 हेड कौन से हैं। वो हमारे क्या थे, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग और एडमिनिस्ट्रेशन। इन 6 हेड को आइडेंटिफाई करने के बाद जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उन्हीं इन हेड के अंदर डिवाइड कर देना। अब जो डिवीजन हुआ है उसे आप मार्केटिंग यूनिट को एलोकेट करो और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को कंप्यूट कर लो। और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कंप्यूट होगी, जब आप अपनी रिवेन्यू में से इन सभी एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे, दैट इज योर प्रॉफिटेबिलिटी। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मार्केटिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज कर सकते हो। नाउ इनकी एडवांटेजेस क्या हैं, अगर आप सेल्स एनालिसिस करते हो, मार्केटिंग का कॉस्ट या बेनिफिट एनालाइज यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस आपने किया है, तो इनकी क्या एडवांटेजेस हैं। पहली एडवांटेजेस तो यही है कि इससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है, आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई कैसा ट्रेंड चल रहा है, आप लगातार लॉस में चल रहे हो, प्रॉफिट में चल रहे हो, आपकी सेल्स बढ़ रही है, कम हो रही है, ये आपको पता चल जाता है, जिसके थ्रू आप इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि फ्यूचर में आपको एक्सपेंड करना है, रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है। परफॉर्मेंस को आप इवेल्युएट कर सकते हो क्योंकि आप ये देख सकते हो कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो और आप कैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्चुअल में कितना हो रहा है, कितनी सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्चुअल में कितनी हो रही है। उससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो, कस्टमर के बारे में और जान सकते हो कि हमारे कस्टमर को चीज़ें नहीं पसंद आ रही, इसीलिए हमारी सेल्स नहीं हो रही होगी ना, तो कस्टमर की इंसाइट प्रोवाइड करती है। रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं एनालिसिस करके, क्योंकि हमें अपने वीक पॉइंट और प्रॉब्लम का पता चल जाता है और इससे हम अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। Thank you. Keep supporting.